Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि हम आज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व। सो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था इस चैप्टर में यूज़ होने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है हमारे सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, सेगमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी और साथ ही मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। सो आज के इस एक्सरसाइज में वही सब कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। आई होप कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, सो दैट आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। So our first question is, find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree। हमें इसमें बोला है कि हमारे सर्कल का जो सेक्टर है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। सर्कल का रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और सेक्टर का जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दिया है। सो पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। सो हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल विथ सेंटर O और उधर बना लेंगे हम एक सेक्टर। सेक्टर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था, 2 रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो हमें यहाँ पे सेक्टर का एंगल गिवन है 60 डिग्री प्लस हमें रेडियस जो है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये दोनों साइड्स हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगी और हमें एंगल दिया गया है 60 डिग्री। नाउ अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला मैंने डराइव करके भी बताया था और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 डिग्री। सो पाई की वैल्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताई गई कि हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 22/7। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है कि आपको 3.14 यूज़ करनी है, तब तो आप 3.14 यूज़ करेंगे, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे 22/7 को। सो हम यहाँ पे 22/7 को यूज़ करेंगे। सो पाई की जगह लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 6, सो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 एंड ये 6 ये कैंसिल हो गया। सो हमारा आंसर हो जाएगा 22 इंटू 6 दैट इज 132 डिवाइडेड बाय 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। यूनिट्स नहीं लगाओगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो सिंपल था क्वेश्चन, हमने एरिया फाइंड करना था। फॉर्मूला आपको आई होप समझ है कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है, या फॉर्मूला आप अगर आपने लर्न भी किया हुआ है तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है रेडियस की और एंगल की। सो ये आपके पास आंसर आ गया। सो सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्वाड्रेंट होता है अगर आप किसी भी सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, क्योंकि हमारा सर्कल जो है उस पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 360 डिग्री का एंगल जो है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो वो ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का पेरीमीटर। तो इसका मतलब हमें सर्कल का पेरीमीटर गिवन है, हमें यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है, और हमें निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। और हमें पता है कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस और थीटा
दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू तो समझ आ रही है क्वाड्रेंट से कि 90 डिग्री होगा। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस फाइंड करेंगे हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से। सो हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये होगा मेरे पास सर्कल, और क्योंकि क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल वाला सेक्टर बना लूंगी। ये हो गया मेरे पास सेंटर ओ, और रेडियस को हम आर लेट कर लेते हैं अभी के लिए। नाउ हमें यहाँ पे गिवन है सर्कमफ्रेंस जो कि है 22 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? 22/7। तो अब अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा? 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब आप चाहो तो इस पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर भी सकते हो, यहाँ नहीं करना तो रहने दो। जब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे वहाँ पे भी हमें पाई आर स्क्वायर में पाई लिखा होगा, तो उधर भी जाके अगर हम इसको एज इट इज़ वैल्यू पुट करेंगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। सो मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगी। सो ये मेरे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 11/पाई। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। नाउ फॉर अ क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90। सो पाई को एज इट इज रखेंगे, आर की वैल्यू मैं यहाँ से उठाकर पुट करूँगी। सो 11/पाई इंटू 11/पाई, और डिवाइड में है हमारे पास 360 डिग्री, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 360, और साथ में है 90 डिग्री। सो एक पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। 360 को अगर हम 90 से डिवाइड करें सो ये 4 आ जाता है। अब मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। सो ये मेरे पास आ जाएगा 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पे 22/7, तो 22/7 मतलब डिवाइड का जो 7 है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये वाला 4। सो अब ये जो 22 है और 121 है ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे। 11 2 ज़ा 22 एंड 11 ज़ा 121। सो ये पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा 77/8, जिसको हम डेसिमल्स में अगर रखें तो ये आपका आएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट का एरिया। इजी क्वेश्चन था, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट अगर गिवन है तो इसका मतलब हमें एंगल गिवन है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाला, रेडियस को फिर पुट किया और हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब आपके ऊपर है कि आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करें तो यहाँ पे भी पुट कर लो, फिर यहाँ पे अलग से पुट करोगे, फिर कैंसिल करोगे। तो मैंने इसलिए उसको एज इट इज़ रखा पाई को, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एरिया फाइंड करूँगी तो एक बार तो मेरा पाई जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा, फिर जो रह जाएगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अदरवाइज़ क्या करते आप, यहाँ पे वैल्यू अलग से पुट करते, फिर सॉल्व करते, यहाँ पे 2 बार पुट करते वैल्यू को, फिर सॉल्व करते, फिर वापस आ जाके कैंसिल ही होना था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विद प्रैक्टिस समझ आएगी कि आपको अपने कैलकुलेशन को भी कैसे फास्ट करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ओके, तो यहाँ पे हमें बात की गई है क्लॉक की। हमें बोला है कि हमारे जो क्लॉक के जो मिनट हैंड होता है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि उस मिनट हैंड ने 5 मिनट में 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप किया, मतलब कितना एरिया कवर किया। तो अगर मैं बात करूँ क्लॉक, तो क्लॉक हमें अंडरस्टूड है कि हमें सर्कल में ही गिवन होगी, क्योंकि हमारा चैप्टर ही सर्कल से रिलेटेड है। ओके, तो अब क्लॉक में आपको पता है कि हमारे पास एक आर हैंड होती है जो कि एक एक घंटे से चलती है, हमारे पास मिनट हैंड होता है, और हमारे पास सेकंड हैंड होती है। तो हमारे पास 3 तरह के हैंड्स होते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है मिनट हैंड की। मिनट हैंड की अगर हमें लेंथ बताई गई है तो इसका मतलब हमें रेडियस पता होगा इस सर्कल का। सर्कल का रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। जो हमें मिनट हैंड की लेंथ बताई गई होती है
वो इनडायरेक्टली हमें रेडियस ही गिवन होता है। तो रेडियस हमारा है 14 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इस मिनट हैंड ने 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया। तो 5 मिनट में लेट सपोज हमारे पास, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना, 5 मिनट में लेट सपोज इतना एरिया कवर किया होगा। मिनट हैंड पहले यहाँ पर थी, 5 मिनट बाद यहाँ पर आ गई, तो इतना एरिया उसने कवर किया। तो हमने फाइंड करना है कि ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू क्या है। अब एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सेक्टर, तो सेक्टर का हमें एंगल भी पता होना चाहिए। एंगल तो हमें गिवन है नहीं, तो हम इसको सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे और फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमें मिनट हैंड की बात की गई है। मिनट हैंड जो है हर एक एक मिनट में डिस्टेंस कवर करती है, हर एक एक मिनट बाद चलती है। तो इसका मतलब पूरे 60 मिनट्स में, मतलब एक आवर में 60 मिनट्स में कितना चलती होगी, 60 मिनट्स में पूरा घूमकर यहाँ पे वापस आती होगी जहाँ से उसने शुरू किया। इसका मतलब 60 मिनट्स में ये मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो अगर हम बोलें एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, तो कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री का। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं कि 1 मिनट में ये कितना एंगल कवर करती होगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, सो ये कैंसिल करके 6 ही आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 मिनट्स की बात की है, तो हम 5 मिनट का एंगल फाइंड करेंगे। तो 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर किया होगा, 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। इसका मतलब कि 5 मिनट अगर मैं बोल रही हूँ तो 5 मिनट में जो मेरा थीटा है वो 30 डिग्री का इक्वल है। तो अब हमें एंगल पता चल गया, हम एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये इससे एरिया का, तो इससे हमने एंगल फाइंड कर लिया कि 5 मिनट्स में उसने 30 डिग्री का एंगल कवर किया। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30। सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें गिवन है 14, सो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 एंड ये 12, यहाँ पे 2, इस 2 को हम इधर से भी डिवाइड कर देते हैं, 6 आ जाता है। इस 6 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 11 और यहाँ पे 3। सो 11 इंटू 14 हमारा आएगा 154 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हमारे पास एरिया आ गया। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो आपकी चॉइस है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ chord of a circle of radius 10 cm subtended a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment major sector. ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास है एक सर्कल, साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल का हम सेंटर ले लेते हैं ओ। सर्कल का हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बना रहा है सेंटर से। मतलब ये कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इस तरह से एक कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड है इसने ऐसे करके, अगर हम जब रेडियस ज्वाइन करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनाया है ये 90 डिग्री का है। कॉर्ड ने कैसे बनाया, कॉर्ड की हमने लेंथ देखी, ए और बी पॉइंट जो है इससे हमने रेडियस ड्रॉ किया, और ये जो रेडियस से जो हमारा सेक्टर बन रहा है ये पूरा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, प्लस हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। नाउ मेजर सेक्टर क्या हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या हो गया ये वाला, तो ये हमने फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमें माइनर सेगमेंट के
एरिया फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि माइनर सेगमेंट मेरा ये वाला एरिया है जिसको मैंने शेड किया है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया भी मिल जाएगा। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जब भी हमें सेक्टर या सेगमेंट की बात करनी होती है तो हम उसकी नेमिंग के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क पे पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लिया, ताकि हम इसकी नेमिंग ईजिली कर पाए। तो हमारे पास माइनर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर का नाम है ओ ए सी बी। सो ओ ए सी बी में से जब मैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकाल दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट ए सी बी का एरिया। तो हम यही करेंगे। सो माइनर सेक्टर मेरा है ओ ए सी बी। सो माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट मेरा है ए सी बी। मेजर सेक्टर की अगर बात करें, सो मेजर सेक्टर की नेमिंग क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं डी। सो मेजर सेक्टर मेरा हो जाएगा ओ ए डी बी। ओ ए डी बी ये मेरा हो गया मेजर सेक्टर, ओ ए डी बी। और मेजर सेगमेंट क्या हो गया, ए डी बी। ये वाला जो है ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ए डी बी। ये मैंने पहले बता दिया कि क्या चीज क्या है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू एंगल थीटा। तो माइनर सेक्टर जो है उसने एंगल कितना बनाया है, 90 डिग्री का। सो यहाँ पे आ जाएगा 90। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इस टाइम हमें पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14, तो उसको हम पुट करेंगे। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90। सो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। सो ये 4 और 10 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से। सो ये आ गया। सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा मेरा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है माइनर सेक्टर की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। तो इसका मतलब मुझे पहले ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल का आपको एरिया तो पता है कैसे फाइंड करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ, अब 90 डिग्री का एंगल है तो बेस आप किसी को भी ले लो, किसी को भी आप हाइट ले सकते हो, दोनों सेम है लेंथ, ओ ए और ओ बी। सो ये आ जाएगा 10 इंटू 10। दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 78.5 में से जब मैं 50 माइनस करूंगी तो मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ triangle OAB, that is 78.5 minus 50, so 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट में हमें बोला था मेजर सेक्टर निकालना है। सो मेजर सेक्टर आप कैसे भी निकाल सकते हो, दो तरह से निकाले जा सकता है। मेजर सेक्टर के लिए या तो आप देख लो एंगल, सो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूला में जो कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का होता है, उसमें आप एंगल की वैल्यू पुट करोगे, या आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनर सेक्टर उसमें से माइनस कर दोगे, वो भी कर सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं एंगल से फाइंड करूँगी, सो दैट आपको एक बार समझ भी आ जाए कि हम कैसे माइनर सेक्टर के एंगल से मेजर सेक्टर का एंगल फाइंड करते हैं। सो हमें पता है कि हमारा जो माइनर सेक्टर है उसका एंगल है 90 डिग्री, और हमें यह भी पता है कि हमारा जो सर्कल होता है उसका टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। सो 360 में से अगर मैं 90 को माइनस कर दूंगी, ये मेरे पास डायग्राम थी,
ये सेंटर है और ये बना है 90 डिग्री, ये थी कॉर्ड। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो पूरा बाकी रह गया ये कितना होगा? पूरे 360 में से 90 माइनस कर दोगे, दैट इज 270। तो ये मेरे पास आ जाएगा 270 डिग्री का एंगल। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 270, जो कि है ये वाला एंगल। सो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 270। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। सो ये 2 और ये 5, ये 5। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 को माइनस करेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। सो मेरे पास आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा सेगमेंट सेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of this sector formed by the arc, area of this segment formed by the corresponding chord. Easy question है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर। हमें बोला कि हमारे पास एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आर्क की बात की जाए तो आर्क हमारे पास होता है ये चीज़, सर्कमफ्रेंस का कोई पोर्शन। तो अगर किसी आर्क ने, लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आर्क की बात कर रही हूँ, ए और बी पॉइंट इसको दे देते हैं। इस आर्क ने 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो मतलब कि वही सेक्टर की बात की जा रही है। सो अगर मैं यहाँ से मतलब आर्क के जो पॉइंट्स हैं उससे अगर रेडियस ड्रॉ करूँगी, सो ये जो आर्क है इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब ये जो है 60 के इक्वल है। तो हमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। सेकेंड में हमें बोला एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा बनाया गया जो सेक्टर है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब माइनर सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड में हमें बोला है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के कारण जो सेगमेंट बन रहा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हमें लेंथ फाइंड करना है, सो लेंथ ऑफ आर्क का भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इजीली मैंने बताया था डिराइव कैसे किया जाता है। जिस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं उसी तरह से हम लेंथ फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस को यूज करके। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क विद एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं गिवन। रेडियस हमारा है 21 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो ये आपके पास 6 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। सो यहाँ पे 2 और ये 3 और 3 कैंसिल। सो वैल्यू हमारे पास आ रही है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया था एरिया ऑफ दिस सेक्टर बताना है, तो इसी सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया भी इजीली हम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। 22/7 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60।
सो ये 6, 3, 2 और ये 11। सो 11 इंटू 21 आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें थर्ड में क्या बोला, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। सो सेगमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाता है। तो मतलब हमने अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमारे पास जो ट्राइंगल था वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, क्योंकि हमारे पास जो एंगल गिवन था वो 90 डिग्री था। तो हमने इजीली हाफ बेस इंटू हाइट यूज करके ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हमें समझना होगा कि हमारे पास ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारा ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है, मतलब ये कि ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। अब हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब हमारे पास अगर दो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल ए वाला और ये ओ ए के ऑपोजिट बी वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें कि टोटल हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है ट्राइंगल में, 180 में से हमें एक पता है 60, पीछे रह गया 120। 120 में भी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी 60-60 के होंगे। तो इन शॉर्ट हमारे ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो हैं 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम उसी से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड तो गिवन नहीं है, इन जनरल जो हमारे पास फॉर्मूलेज है हमें वही यूज़ करने हैं। तो हमें देखना पड़ेगा हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करें। हाफ बेस इंटू हाइट तो तब हम कर लेंगे जब हमारे पास हाइट और बेस मतलब 90 डिग्री के बारे में पता होगा। जिसमें हमें 90 डिग्री नहीं पता उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हमें कुछ और पता होगा जिसके कारण हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में था 60 डिग्री का एंगल गिवन था, तो हमने यहाँ पे बता लिया कि हमारे पास ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्वलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास अलग से होता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। सो हम पहले लिख लेते हैं कि सिंस इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू OB and angle AOB is equal to 60 degree. Therefore, angle OAB is equal to angle OBA. ये किससे बन गया, ये हमारा बन गया एंगल ऑपोजिट टू दी equal sides are equal। इसका मतलब हमारे पास एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के एंड इक्वल टू एंगल AOB, और ये क्या है तीनों 60 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या होगा हमारा, रेडियस। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर, सो 21 का स्क्वायर। सो इसको हम ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास √3 की हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है और खुद से हम नहीं करते इसमें। सो √3 एज इट इज़ रखेंगे। 21 इंटू 21 हमारा हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 4, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 231, जो कि हमारा है माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से हम माइनस करेंगे ये 441 √3 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको आप एज इट इज ही रखो। क्वेश्चन देखो, अब एग्जाम में देखो अगर आपके पास टाइम है
तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्या ही करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर होल डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। इससे ज़्यादा हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो ऐसे रखोगे। यहाँ एक स्टेप ज़्यादा कर लोगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। सो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is a chord of a circle of radius 15 centimeter subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of this circle. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हमारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सो वही बात जैसे अभी हमने देखा था, आर्क जो है वो हमारे पास सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, इस केस में कॉर्ड बना रही है। तो उसके लिए हम रेडियस बनाएंगे ताकि हम कॉर्ड के ये जो पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन कर सकें। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब हमें क्या बोला, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। अभी इस क्वेश्चन में देखो, आपको पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आपको √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। तो जिन क्वेश्चंस में तो आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी या √5 या जो भी आपको क्वेश्चन में आंसर आना होगा, वो आपको फॉर्मूले में, वो आपको क्वेश्चन में पहले से ही वैल्यू गिवन होगी। तो अगर तो वैल्यू गिवन है तो आपको उसको पुट करना है, अगर वैल्यू नहीं गिवन तो आपको उसको एज इट इज रखना है। सेकेंड थिंग कि आपको इस चीज़ से एक हिंट भी मिलता है कि अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है, इसका मतलब वो वैल्यू आपके आंसर में आ रही होगी। अगर √3 आपको यहाँ पे गिवन है तो 100% श्योर कि इस क्वेश्चन में जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो आपको √3 गिवन होगा, √3 आपको मिल रहा होगा, तो वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती की है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो कहीं यूज ना हो, ये ध्यान रखना। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है, रेडियस हमें गिवन है 15, ठीक है। सो माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करके। सो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB हो जाएगा पाई r² डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस हमारा है 15, सो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। सो 15 इंटू 15 आपका हो जाएगा 225। 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 से, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात की जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो क्योंकि ये ट्राइंगल का केस भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, 60 डिग्री का एंगल गिवन है, दो साइड्स आपकी इक्वल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15। सो √3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.73 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4। सो ये भी जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सेगमेंट का वैल्यू निकालना है। तो सेगमेंट के लिए इसको इससे माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेगमेंट है ACB इज इक्वल टू 117.75 माइनस 97.31, दैट इज इक्वल टू 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया माइनर सेगमेंट का वैल्यू। नाउ मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, मेजर सेगमेंट क्योंकि ये पूरा सा पोर्शन है ADB, ये आपके पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट को, तो मेजर सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल
पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, आर हमारा है 15, सो 15 का स्क्वायर, सो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to 706.5 minus 20.43, that is 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया। इस चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन पर ही आपको मेन फोकस करना है। फॉर्मूला तो इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाता है, फिर आर स्क्वायर होता है, तो थोड़ा सा आपके जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, हमें यहाँ पे बोला हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर O, एक कॉर्ड है जो कि बना रही है 120 डिग्री का एंगल। अब तक 60 डिग्री था, अब हो गया 120 का। ठीक है, और हमारे पास रेडियस जो है, और हमारे पास जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 120 डिग्री हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन तो आपका इजी है, क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन है तो हम माइनर सेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम सेगमेंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो 120 डिग्री का है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया या तो अगर 90 डिग्री हो तब हम इजीली हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं, या अगर 60 डिग्री है तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है 120 डिग्री, 120 क्या है, 60 का डबल है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि परपेंडिकुलर हो इस कॉर्ड पे 90 डिग्री, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AP हमारा PB के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर 120 डिग्री पूरा एंगल था तो एंगल AOP हमारा इक्वल हो जाएगा POB के, और दोनों क्या हो जाएंगे, 60 के इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकाल लेंगे 120 करके पूरा सिंप्लीफाई करके। ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो बार लेना पड़ेगा, एक बार ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, एक बार ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों का फिर प्लस करना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा पूरे टोटल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किस लिए की, ताकि हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकें। ठीक, तो हम करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हमने क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OP on the chord AB such that it bisects the chord। इसका मतलब AP हमारा हो जाएगा PB के इक्वल। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू एंगल क्या है हमारा 120। ध्यान रखना सेक्टर की जब बात की जा रही तब हम पूरा एंगल ले रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ताकि हम ट्राइंगल का एरिया इजीली फाइंड कर सकें। सो ये आपके पास आ जाएगा 3
पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू रेडियस है हमारा 12 डिवाइडेड बाय 3, सो ये 4। सो ये पूरा सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के एरिया की। सो ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम बात करें पूरे ट्राइंगल ओ ए बी की भी, कि अगर मुझे हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला भी यूज करना है तो उसके लिए मेरे पास हाइट की वैल्यू मतलब ओपी की वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लस मुझे बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकती हूँ। और अगर ऐसे नहीं करना, आपको ओ ए पी का एरिया अलग फाइंड करना है, ओ पी पी का अलग फाइंड करना है और दोनों को प्लस करना है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? हाफ बेस इनटू हाइट तो तब भी लगेगा, क्योंकि अगर हम दोनों 90 डिग्री के कारण राइट एंगल ट्राइंगल की बात भी करें तब भी हमें हाइट और बेस तो चाहिए, मतलब ओपी और एपी तो चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए ओपी और पीबी तो चाहिए। इन शॉर्ट आपको ओपी और एपी या पीबी में से कोई वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब ओपी की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी, आपको एपी या पीबी में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमारी जो ए बी लाइन है, कॉर्ड है, वो बाइसेक्ट की गई है ओपी के कारण, मतलब एपी जो है वो पीबी के इक्वल है। तो दोनों में से कुछ भी एक पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर याद है? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे? हम साइड और एंगल के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करते थे। मतलब ये कि अगर मुझे एंगल गिवन है तो मैं साइड निकाल सकती हूँ। सो मुझे एंगल यहाँ पे पता है कि ट्राइंगल ओ ए पी की बात करूँ तो वो 60 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। सो राइट एंगल ट्राइंगल जब बन गया हमारा तो उस केस में ये 120 का जो एंगल है वो भी बाइसेक्ट हुआ था, तो वो भी 60 और 60 में डिवाइड हुआ था। तो मतलब इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ओ ए पी की बात करूं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी, सो एंगल ए ओ पी जो है वो मेरा 60 डिग्री है। सो अगर 60 डिग्री है तो अगर मुझे ओपी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे कॉस ले सकती हूँ। कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। सो बेस हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये 90 है ये 60 है तो ये बन जाएगा बेस। सो अगर मैं बोलूँ कॉस 60 इज इक्वल टू बेस मेरा है ओपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा है एओ। सो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इज इक्वल टू ओपी मुझे फाइंड करना है, एओ मेरा है 12। सो ओपी की वैल्यू मेरी आ गई 12/2 दैट इज 6। ये मैंने ओपी की वैल्यू फाइंड कर ली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको नहीं आती कैसे निकाली जाती है तो मैंने इस पर एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई थी, उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, एक बार जाकर उसको जरूर से देखना, सो दैट आप साइन कॉस टैन जैसे सभी वैल्यूज को इजीली 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकें। तो मैंने ओपी की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब मुझे हाइट की वैल्यू तो पता चल गई। अब बात करेंगे बेस की। सो एपी कैसे फाइंड किया जा सकता है? 60 डिग्री का एंगल पता है मुझे। सो साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो उसको हम लिखेंगे सो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा है एपी और हाइपोटेन्यूज है एओ। सो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू एपी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एओ मेरे को गिवन है 12। सो एपी मेरा आ जाएगा 12, यहाँ पे चला जाएगा 2 से डिवाइड होगा, सो 6√3। √3 की वैल्यू मैं अभी नहीं पुट कर रही, मैं उसको बाद में पुट करूंगी।
सो मुझे OP और AP दोनों की वैल्यूज पता चल गई है। अब मेरे ऊपर है, या तो मैं पहले छोटा ट्राइंगल OAP का एरिया फाइंड कर लूँ, सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल का फाइंड करके दोनों का प्लस कर दूँ, या मैं एक काम ऐसा भी कर सकती हूँ कि मुझे अगर पता है कि AP मेरा 6√3 आ गया है, PB भी 6√3 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सो AB जो है वो क्या होगा, AP प्लस PB, दैट इज 6√3 प्लस 6√3। उससे क्या होगा, बड़े ट्राइंगल का बेस पता चल जाएगा और हाइट मुझे OP पता है, तो इस तरह से भी कर सकती हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एज AP इज इक्वल टू PB, दोनों हो गए 6√3। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP प्लस PB, दैट इज AB मेरा आ जाएगा 6√3 प्लस 6√3, दैट इज 12√3। ये मेरे पास आ गई AB की वैल्यू। नाउ मैं करूंगी इन ट्राइंगल AOB, इन AOB ट्राइंगल में एरिया मेरा हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है मेरा 12√3 इंटू हाइट मेरी क्या है OP, दैट इज 6। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सो 36√3। सो √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे सो ये आंसर आ जाएगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया ट्राइंगल का एरिया। नाउ मुझे फाइंड करना था सेगमेंट का एरिया। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सो सेक्टर का एरिया मेरा आया था 150.72, माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया 62.28, सो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा सॉल्व, इजी। So question number 8 is, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Okay. सो ये हमें NCERT में एक डायग्राम दी गई है, मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट बनाया है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक हॉर्स है जिसको हमने पेग, क्या होता है पेग, होता है जैसे वो देखा होगा किसी भी हम कैटल को या हॉर्स किसी को भी बांधते हैं किसी कील के थ्रू, किसी नेल के थ्रू, तो वो जो पोर्शन होता है या नेल हो गया या फिर कुछ भी हमने बनाया होता है ज़मीन में जिसके हेल्प से हम रोप को बांधते हैं उसको बोलते पेग। तो हमने क्या किया कि एक हॉर्स को टाई किया है एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर में, ठीक है, और जो हमारे पास रोप है वो है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर की रोप है इस तरह से, और यहाँ पे हमने एक हॉर्स को टाई किया हुआ है, और ये जो पूरा फील्ड है इसकी जो साइड है ये है हमारी 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और स्क्वायर फील्ड है तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट इन ऑफ द फील्ड, फील्ड का वो पार्ट जिसपे कि हॉर्स ग्रेस कर सकता है। अब मेरी बात सुनो, अगर हमने बोला कि हमने एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर से हॉर्स को बांधा है, 5 मीटर की रोप है, तो हॉर्स अगर यहाँ पे है तो वो इतना एरिया ही सिर्फ ग्रेस कर सकता है, यहाँ से मतलब यहाँ तक ही जा सकता है, यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लेंथ ही इतनी है रोप की, तो यहाँ से यहाँ ही जा सकता है, मतलब ये कि हॉर्स इतना एरिया जो है वो ग्रेस कर सकता है। सेकेंड पार्ट में हमें बोला कि हमने बताना है ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना आएगा अगर हम रोप को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दें। अभी हमारे पास रोप थी 5 मीटर, तो इतना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। अगर इस रोप को और लंबा करके यहाँ तक ले जाते हैं 10 मीटर, तो हॉर्स कितना ग्रेस करेगा, यहाँ से लेके पूरा ये वाला एरिया, मैं ऐसे से बना देती हूँ, ठीक है। अगर हमने 5 की जगह 10 किया तो हॉर्स इतना एरिया ग्रेस कर सकता है, तो ये वाला जो इंक्रीज है ये हमने बताना है
इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर फील्ड है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो अगर हम पूरे स्क्वायर, तो अगर हम देखें इसको डायग्राम में जो दिया गया ये हमें क्वाड्रेंट की फॉर्म नहीं दिख रही, मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट दिख रहा है, क्वाड्रेंट है जिसका एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, हमें इस एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कि हमें रेडियस गिवन है 5 मीटर का और हमें एंगल गिवन है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए ले लेते हैं पॉइंट, ये बी ले लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं। सो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में रेडियस जो है हमारा वो हो जाएगा 5 मीटर, थीटा जो एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90। पाई की वैल्यू हमें बोला 3.14 यूज करनी है, रेडियस हमारा है 5 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, 0 0 कैंसिल, 9 4 36। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 19.62 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें इंक्रीज बताना है। इंक्रीज मतलब इनिशियल से फाइनल के टाइम पे क्या चेंज आया, क्या इंक्रीज आया वो बताना है। मतलब ये कि हमें ये वाला पूरा एरिया नहीं बताना, हमें सिर्फ ये वाला बताना है, ये वाला। तो ये कैसे बताएंगे, हम पहले बड़े वाले सेक्टर का वैल्यू निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इस सेक्टर का। बड़ा वाला सेक्टर बोला मतलब मेजर सेक्टर की बात नहीं करी, मैं इस बड़े सेक्टर की बात कर रही हूँ जब हमारा रेडियस 5 की जगह 10 हो जाएगा। सो इसको मैं ए डैश कर देती हूँ, इसको बी डैश कर देती हूँ। सो अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट में सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू एंगल तो 90 रहेगा क्योंकि कॉर्नर पे बांधा है, फर्क क्या आया सिर्फ रेडियस का। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90। सो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा 5 एंड अगेन 2 से डिवाइड होगा 5। सो 5 इंटू 5 25 इंटू 3.14 जो कि हमारा आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू सेक्टर। इसकी नेमिंग में एक आर्क में भी पॉइंट लेना ज़रूरी है, तो हम एक काम करते हैं, इनिशियल वाला जो सेक्टर था उसमें पॉइंट ले लेते हैं सी और बड़े दूसरे वाले सेक्टर में सी डैश ले लेंगे। सो सेक्टर हमारा पहले बड़ा लेंगे, बाद में माइनस करेंगे छोटे से। सो सेक्टर हमारा आ जाएगा ओ ए डैश सी डैश बी डैश माइनस सेक्टर ओ ए सी बी। सो बड़े वाले का एरिया क्या आ रहा था 78.5 माइनस छोटे वाले का एरिया क्या आ रहा था 19.62। सो ये माइनस करने पे आ रहा है आपका 58.87 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. हमें यहाँ पे एक ब्रॉच दिया गया है। ब्रॉच मतलब कोई भी जो आप ड्रेस पे लगाते हैं,
तो ब्रॉच दिया गया है जिसको हमने सिल्वर वायर से बनाया है। किस तरह से बनाया है? एक सर्कल की फॉर्म में बनाया है और डायामीटर जो है वो 35 mm है। तो ये डायामीटर 35 mm दी है। हमें बोला कि जो वायर है उसको हमने यूज किया है 5 डायमीटर्स बनाने में भी। मतलब कि सिल्वर वायर को पहले तो हमने एक सर्कल के लिए यूज किया, सर्कल बनाया, उसके लिए यूज किया। उसके बाद इस सर्कल को हमने 5 डायमीटर्स में डिवाइड किया। तो ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको 5, ये 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस को भी सिल्वर वायर से बनाया गया है। तो सिल्वर वायर हमारी ये जगह पे यूज की गई है। और ये जो डायमीटर्स बने हैं, इससे क्या हुआ, इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा, तो 10 सेक्टर्स हैं ये। तो ये पूरा सर्कल आपका 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर जो कि हमें यूज की गई है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिल्वर वायर टोटल कहाँ कहाँ यूज की है? एक तो ये पूरे सरकमफ्रेंस में, जो आउटर है, जो जिससे हमने सर्कल बनाया है, उसमें हमने वायर को यूज़ किया। उसके बाद ये जो 5 लाइंस बनाई हैं, जो डायमीटर्स बनाए हैं, इसमें भी वायर को यूज़ किया गया। तो वायर कहाँ कहाँ यूज़ किए? सरकमफ्रेंस में और डायमीटर में। तो ये हमने वैल्यू निकालनी है। सेकेंड थिंग, हमें बोला गया है हमें हर एक सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमारे पास टोटल 10 सेक्टर्स हैं तो हमें देखना है कि एक सेक्टर का एरिया क्या है। तो ईजी क्वेश्चन है ये। सेक्टर के लिए तो हम एंगल देख लेंगे। हमें पता है कि पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर 360 डिग्री के एंगल को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 36 डिग्री का। सो 36 डिग्री के कारण हम एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हम करेंगे सरकमफ्रेंस की बात, क्योंकि हमें देखना है कि ये जो कवरिंग है, आउटर है, इसमें कितनी वायर यूज की गई है। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर के इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22/7 डालेंगे और आर हमारे पास है 35। सो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 44 इंटू 5। देखो क्या गलती कर दी मैंने, रेडियस था लेकिन क्वेश्चन में गिवन था डायमीटर। ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हो गई तो ये ध्यान रखना, डायमीटर गिवन था हमें। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ तो आप इसको डायमीटर को डिवाइड कर दो ऐसे, तो ये रेडियस आ जाएगा, बन गया रेडियस, डायमीटर बाय 2। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 22 इंटू 5 दैट इज 110। सो सरकमफ्रेंस हमारा हो गया 110 mm। सेकेंड, यहां पे तो हमने देख लिया वायर कितनी यूज की गई है, इतनी यूज की गई है, प्लस 5 डायमीटर्स भी तो बनाए हैं। एक डायमीटर अगर 35 का है तो 5 डायमीटर कितने हो जाएंगे? 5 डायमीटर हो जाएंगे हमारे 35 इंटू 5 दैट इज 175। देयरफॉर टोटल वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स, इन दोनों जगह पे यूज की गई है। मतलब 110 प्लस 175 दैट इज 285 mm। इतनी वायर टोटल यूज की गई है ब्रॉच को बनाने में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था? हमें एरिया देखना है ईच सेक्टर का। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप पूरे सर्कल का एरिया देख लो पाई आर स्क्वायर करके और फिर उसको 10 से डिवाइड कर दो तो हमें एक सेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। या आप कर सकते हो, आपको पता है कि पूरा सर्कल जो आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो एक सेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो 360 डिवाइडेड बाय 10 आपका आ जाएगा 36 डिग्री। सो 36 डिग्री का एंगल लेकर सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो कैसे भी कर सकते हो। सो मैं यूज करूंगी यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे बार बार कि किस तरह से हमने एंगल्स फाइंड करने होते हैं, किस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ऑफ वन सेक्टर हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय
10, that is 36 degree. So area of one sector is equal to pi r square divided by 360 into 36. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा. तो ये भी क्या बना, वही बना ना टोटल सर्कल का डिवाइडेड बाय 10, वही आ गया वन सेक्टर की वैल्यू. सो पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमारा क्या है, डायमीटर हमें गिवन है 35, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 35/2 इंटू 35/2 इंटू 1/10 ये वाला. सो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5, सो ये 2 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा. सो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर. ये मेरा हो गया एरिया ऑफ वन सेक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Easy question है. क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं. रिब्स क्या होती हैं, जो अम्ब्रेला की जो वायर्स होती हैं, जो आपने देखा होगा जब खोलते वक्त दिखती हैं आपको, वो है हमारे पास 8 टोटल. ठीक है. और अम्ब्रेला जो है वो इक्वली स्प्रेड किया गया, मतलब हर एक वायर के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. अब हमें बोला गया कि हमें एज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है. मतलब कि अगर आप अम्ब्रेला को खोल कर अगर आप उसका देखें, जो क्लॉथ यूज किया गया है वो एक सर्कल की फॉर्म में है, सर्कल में रिब्स लगाकर फिर उसको अम्ब्रेला बनाया गया है, इस तरह से बोला गया है. तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि हमारा अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल है, कौन सा सर्कल, जिसका रेडियस होगा 45 सेंटीमीटर का, तो हमने बताना है कि 2 रिब्स के बीच का एरिया कितना है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है जो कि एनसीईआरटी में गिवन थी. तो यहाँ पे हमारे पास एक अम्ब्रेला का ओपन करके हमने देखा है कि एक सर्कल की फॉर्म में है और यहाँ पे टोटल 8 रिब्स हैं. इसको काउंट भी करोगे तो टोटल 8 रिब्स हैं. तो हमें क्या बोला है कि 2 रिब्स के बीच का जो एरिया हमें वो फाइंड करना है, मतलब हमें ये सेक्टर फाइंड करना है. ठीक है. रेडियस हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर का. सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास एक का एरिया निकल जाएगा, एक सेक्टर का एरिया फाइंड हम कर लेंगे. तो हम सबसे पहले करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे इंटू आर है हमारा 45. सो ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्योंकि हमें एक सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एरिया ऑफ वन सेक्टर वो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पे 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 6364.29 डिवाइडेड बाई 8. सो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था. 11th क्वेश्चन देखते हैं. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. So क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास जो कार है, कार के 2 वाइपर्स हैं जो कि ओवरलैप नहीं करते. अब आपने देखा होगा कार का जो फ्रंट एरिया होता है वहां पे आपके वाइपर्स होते हैं जिससे कि हम उस पोर्शन को साफ करते हैं. सो 2 वाइपर्स हैं, हमें बोला है कि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब दोनों अपने अपने एरिया में क्लीन कर रहे हैं. और हमारा जो वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर. एक वाइपर की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और वो कितना एरिया क्लीन कर रहा है, 115 डिग्री का एंगल बनाकर. तो हमने बताना कि टोटल एरिया कितना क्लीन किया जा रहा है एक
टाइम में, एक बार में ब्लेड्स के कारण कितना एरिया कवर किया जा रहा है। तो इसकी अगर मैं आपको रफ डायग्राम बना के दूं, सो हमारे पास दो ब्लेड्स हैं, एक इस तरह का होगा और एक इस तरह से होगा। ये भी ऐसे करके साफ कर रहा है, कितना ऐसे करके, ये कितना एंगल हो गया 115। ये भी अपना एरिया साफ कर रहा है इस तरह से, ऐसे करके कितना एरिया हो गया 115 डिग्री का। इस तरह से दो ब्लेड्स हो गए ना, दोनों ने अपना अपना एरिया साफ करना है। तो हमने बताना है कि ये जो ब्लेड है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर दोनों की, ये दोनों ने एक बार ऐसे मूव करने पे कितना एरिया क्लीन किया होगा। इसने भी और इसने भी, दोनों का बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल देंगे वैल्यू और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों की साइड सेम है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें रेडियस गिवन है, हमें एंगल की वैल्यू गिवन है, हमें बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 115। पाई की वैल्यू हमारी है 22/7 इंटू रेडियस है 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 115। सो इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन तो होगी नहीं, ये 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 35, 5 2 10, 72 इसको 2 से कर लेते हैं 11, और ये 36। सो 55 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 252, ये आ गया एक का सेक्टर। देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन्ड बाय both blades is equal to 55 into 115 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 2। एक का किया तो दूसरे का भी कैसे हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 एंड 6। सो ये पूरा कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया साफ किया जा रहा है एक बार में दोनों ब्लेड्स के कारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज टू वार्न शिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सी में हमारी शिप्स हैं और शिप्स को अंडर वाटर रॉक्स से वार्न करने के लिए हमने एक लाइट हाउस यूज किया गया है। लाइट हाउस क्या कर रहे हैं, रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रही है, कितना 80 डिग्री के एंगल से सेक्टर बनाकर, और डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर तक की दूरी पे वार्न कर रही है। तो हमने बताना है कि कितना एरिया सी का कवर किया गया होगा, मतलब वार्न किया गया होगा। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, एक बार डायग्राम से समझते हैं। हमें पता है कि जब शिप्स जो है वो सी में चलती हैं तो बहुत सी अंडर वाटर रॉक्स भी होंगी, पानी के अंदर रॉक्स होंगे जिससे अगर शिप टकरा जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए उससे वार्न करने के लिए, उस चीज से रोकने के लिए हमारे सी में लाइट हाउस होता है। एक लाइट हाउस होता है, एक टावर सा होता है जिसपे कि लाइट लगी होती है, जिससे क्या होता है वो ऑल टाइम मूवमेंट करके लाइट के थ्रू वार्न करता है कि इस एरिया, ये जो इतना एरिया जिसपे लाइट आ रही है, यहां पर हमारे पास कोई रॉक है या कुछ ऐसा वार्न करता है। तो जो हमारा लाइट हाउस है वो रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है। कितना स्प्रेड कर रहा है, 80 डिग्री का एंगल बना के कर रहा है। और कितनी दूर तक स्प्रेड किया जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक का स्प्रेड है। हमने बताना है कि ये जो लाइट हाउस है ये टोटल कितना एरिया कवर करता होगा इस टाइम पे, मतलब कि कितना ऐसा एरिया है सी का जिस पर कि शिप जो है वार्न की जाती होगी। तो बहुत इजी है, हमने यहाँ पे सिर्फ सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक लाइट हाउस है 0 पॉइंट से, और वो 80 डिग्री का एंगल बनाकर
ये पूरे एरिया में रेड लाइट स्प्रेड की जा रही है, इसको ए और बी नाम देते हैं। और कितना दूर किया जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक का स्प्रेड है। मतलब रेडियस हमारा 16.5 किलोमीटर है और हमारा एंगल है 80 डिग्री। हमने निकालना है ये वाला एरिया बस। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80। पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, रेडियस हमारा है 16.5 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। सो ये फर्दर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 9 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15.15 5 आ गया। सिमिलरली इस 3 को भी कर लेंगे, 5.5 आ जाएगा। सो वैल्यू हमारी आएगी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। बस इतना सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन इज अ राउंड टेबल कवर हैज 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है जिसमें कि 6 इक्वल डिजाइन हैं। अब इसमें 6 कहाँ इक्वल दिख रहे हैं, हमारे पास ये हेक्सागन बना गया है। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर और इससे इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए 6 इक्वल डिजाइन। ये एक डिजाइन है, ये दूसरा है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से 6 इक्वल डिजाइन बनाए गए हैं। हमें बोला कि अगर रेडियस कवर का जो रेडियस है वो हमारा 28 सेंटीमीटर है, हमने बताना है कि ये जो पूरा डिजाइन बनाया है इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 0.35 रुपीज है। सो अब हमारे पास नंबर ऑफ डिजाइन टोटल कितने हैं, 6 हैं, 6 डिजाइन है। तो अगर हम बोलें कि ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो एक जो डिजाइन है मतलब एक जो सेक्टर बन रहा है ये पूरा, उसका एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। दैट इज 60 डिग्री का एक सेक्टर हो जाएगा। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसमें ये यहाँ पर टच है पूरा, मैं थोड़ा सा सही नहीं बनी तो इस तरह से है, ठीक है। तो ये पूरा एक सेक्टर बन जाएगा, ठीक। तो एक एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक जो आपका डिजाइन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस है हमारा 28 सेंटीमीटर। नाउ हमारा डिजाइन क्या है, डिजाइन हमारा है ये जो इधर बॉर्डर सा बना हुआ, बाउंड्री सा बना, ये हमारा डिजाइन है। मतलब ये हमारे सेगमेंट है, सेगमेंट हो गया। अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये मेरा एक कॉर्ड बन जाएगा, ये वाली लाइन जो है मेरी कॉर्ड है और ये मेरा है डिजाइन। तो ऐसे 6 डिजाइन बनाए गए हैं। हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि पूरे डिजाइन बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो वो हम कैसे बताएंगे, अगर हम, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया ना, तो अगर हम एक डिजाइन का एरिया बता देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। और अगर टोटल डिजाइन का एरिया मिल जाएगा तो उससे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल डिजाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम एक सेक्टर की बात करें, सेक्टर में ये जो है ये सेगमेंट है, इसका मतलब हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, समझे। सो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करके। तो अब सेक्टर का एरिया तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस भी गिवन है और हमें एंगल भी गिवन है। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री है और हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए तो हमें उससे आइडिया भी लग गया है कि अगर हमारा एक एंगल 60 डिग्री होता है और क्योंकि दोनों साइड्स जो है हमारी वो इक्वल हैं, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो उससे हम ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का जो एरिया है वो एक्चुअली क्या है, वो है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इसको मैंने नाम दिया था ना ओ, यहाँ पे
ये ए हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी डायग्राम सही नहीं बनी तो ये कॉर्ड यहाँ पे कहीं जाके टच करा, जबकि ये ऐसे ए से बी पे टच करना था। तो आप एक बार एनसीईआरटी से देख लेना इसकी डायग्राम एक्चुअली कैसी है। इस तरह से होना था। ठीक है, ऐसे। सो ए भी मेरी कॉर्ड है। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। वो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। पाई की वैल्यू हमें बोला नहीं है कुछ, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 28 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60। सो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा। सो इसको फर्दर 2 से कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ। सो वो हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारी है 28 का स्क्वायर। तो ये आई होप आपको समझ आ रहा है ये कैसे किया गया हमने, क्योंकि हमारा ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा और √3 की वैल्यू हमें बोला है 1.73 पुट करनी है। सो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सिंगल डिजाइन हमारा हो जाएगा 410.66 माइनस 333.2, दैट इज 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा सिंगल डिजाइन का एरिया। ऐसे हमें 6 करने हैं, तो मतलब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो उससे क्या पता चलेगा, ये जो साइड्स पे डिजाइन है, जो हमारी सेगमेंट बन रही है, इन सेगमेंट का टोटल कितना एरिया है। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल टू 77.46 इंटू 6, दैट इज 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें बात की गई थी कॉस्ट की। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी गई है, 0.35। बोला था ना 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो इतनी है। हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारे पास ये है, ये टोटल एरिया, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0.35 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 464.76 से, जो कि आ जाएगा हमारा 162.66। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल टू ₹162.66। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ 14th क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। ठीक है, हमें यहां पे बोला है कि हमारे पास किसी सेक्टर का एरिया जिसका एंगल जो है हमारा P है और इसका रेडियस R है, तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमने बताना है कि क्या सही है। अब हमें पता है, हमें यहाँ पे थीटा जो गिवन है वो P गिवन है और रेडियस हमारा है R। एरिया ऑफ सेक्टर इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा होता है। सो पाई
आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर कर देंगे बाय 360 इंटू पी। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। अब हमने देखना कि ये इन चारों में से कहां पर है। सबसे पहले कि हम बात करें एरिया की, दैट इज पाई आर स्क्वायर की, तो हमें पहले देखना है कि पाई आर स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी नहीं है। ये हमारी 2 पाई आर है जो कि सर्कमफ्रेंस होता है, ये 2 पाई आर है, ये भी सर्कमफ्रेंस है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सी वाली ए और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आंसर आपका इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर हम बात करें इसकी, सो हमारा यहाँ पे डिवाइड में 180 है, तो यहाँ पे तो 360 है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी न्यूमिनेटर सेम है। यहाँ पे अगर बात करें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, पी है, पी है, यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 360 की जगह 720 है। इसका मतलब अगर मैं ये 720 और 2 को डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। या अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 720। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सो इजी क्वेश्चन था। सो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर सेशन यूजफुल लगा है, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, तो इसको जरूर से लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।